नमस्कार, खेल समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले एक नजर इस बुलेटिन की सुर्खियों पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के संस्करण का हुआ ऐलान। 31 जनवरी से 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित होंगे खेल। आईसीसी T20 विश्व कप में श्रीलंका सुपर 12 में पहुंचने वाली बनी पहली टीम। रोमांचक मैच में नीदरलैंड्स को 16 रन से हराया। हार के बावजूद नीदरलैंड ने भी सुपर 12 में जगह बनाई। डेनमार्क ओपन में आज भारतीय खिलाड़ियों का दिखेगा दम। लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय आज खेलेंगे अपने मुकाबले। और फुटबॉल में ला लीगा में दिखा रियल मैड्रिड का दम। एल्व को 3-0 से हराया, तो वहीं ईपीएल में मैनचेस्टर यूनाइटेड को टॉटनहम हॉटस्पर्स को दी मात। सबसे पहले बात खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के संस्करण की, जिसके तारीखों का ऐलान आज हो गया। ये गेम्स 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में आयोजित होंगे। इस बात की भी घोषणा राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में की गई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे भी मौजूद रही। खेल के प्रति जागरूक करने में अहम भूमिका निभाने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का संस्करण इस बार मध्य प्रदेश में अपनी रौनक बिखेरेगा। इस बात की घोषणा राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में की गई। ये खेल 31 जनवरी से शुरू होकर 11 फरवरी 2023 तक आयोजित होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर इस बात को सामने रखा कि राज्य इन खेलों की भव्य मेजबानी करेगा। साथ ही उन्होंने इन खेलों से देश में खेल के बुनियादी ढांचे में आए बदलाव की भी बात कही। खेलो इंडिया जैसी कोई कल्पना कभी किसी ने किया क्या? गांव-गांव में खेल संस्कृति का विकास हो। अब गांव-गांव खेल रहा है, हर शहर खेल रहा है और खेलों में भारत चमत्कार कर रहा है। आज प्रधानमंत्री जी ने, आपने, अनुराग जी, पौराणिक जी, जो हमें अवसर दिया है खेलो इंडिया आयोजित करने का, वो मध्य प्रदेश में खेलों की दिशा में नई क्रांति पैदा करेगा, नई क्रांति पैदा करेगा। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश में खेल का परिदृश्य बदलने में केंद्र सरकार का अहम योगदान रहा है। धरातल पर खेलों को बढ़ावा कैसे दिया जाए, खेलों के प्रति युवाओं की और परिवारों की रुचि कैसे बढ़े, देश में खेल के प्रति एक उदासीन रवैया था, उसको बदलने का प्रयास किया गया। और आज मुझे लगता है देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो खेलों में अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी फिटनेस के लिए भी और राज्य और देश के लिए मेडल जीते हैं। इसके लिए भी बहुत सारे परिवार आज देश में अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाना चाहते हैं। ये सोच बदलने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में करने का किया है। वहीं खेल मंत्री ने यह भी कहा कि खेलो इंडिया ने अहम भूमिका निभाई है और आज खेलों को लेकर जागरूकता जन जन में दिखाई दे रही है। खेलो इंडिया स्कीम अपने आप में बहुत कारगर साबित हुई है, जिसके कारण खेलो इंडिया अकेडमीज हम देश भर में 1000 से ज्यादा अकेडमीज बना रहे हैं। 590 से ज्यादा की हमने अनुमति दे दी और देश भर में शुरुआत हुई है। खेलो इंडिया सेंटर्स 1000 बनेंगे। इसके अलावा खेलो इंडिया एक्रेडिटेड अकेडमीज में 3000 से ज्यादा खिलाड़ी हम देश भर में सिलेक्ट किया है। 6,30,000 से ज्यादा हम उनके ऊपर खर्च हर खिलाड़ी के ऊपर करते हैं। और ये पोडियम स्कीम इसलिए की है कि जो पोडियम फिनिश कर सकते हैं उनको पहले चयन किया जाए, उनको अलग अलग जगह देश में भी और विदेश में भी ट्रेनिंग करवाई जाए। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च भारत सरकार ने खिलाड़ियों पर किया और टोक्यो ओलंपिक्स में आज तक ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल जीतने का काम भारत के खिलाड़ियों ने किया है। खेलो इंडिया 2022 के संस्करण की घोषणा के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण केंद्र देसी खेल मलखंभ भी रहा,
जहां इस कला के कलाकारों ने अपने अद्भुत प्रदर्शन से सभी का दिल मोह लिया। निश्चित रूप से खेलो इंडिया के मंच ने देश में खेल की दिशा में उस क्रांति को जन्म दिया जिस पर चलकर देश को मनु भाकर, सौरभ चौधरी, संकेत महादेव सरगर और कई अन्य नामों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया। ऐसे में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का एक और संस्करण देश में खेल की नींव को मजबूती देने की दिशा में एक और बढ़ता कदम है। नारायण सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बात क्रिकेट की। आईसीसी टी20 विश्व कप में श्रीलंका ने रोमांचक मैच में नीदरलैंड को 16 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही ग्रुप ए में 4 अंक के साथ वो सुपर 12 में पहुंच गई है। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि श्रीलंका सुपर 12 में किस ग्रुप में जाएगा। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 162 रन बनाए। उसके लिए ओपनर कुशल मेंडिस ने सबसे ज्यादा 79 रनों की पारी खेली। वहीं असलांका ने 31 रन का योगदान दिया। 163 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 146 रन ही बना सकी। डच टीम के लिए मैक्स ओडार्ड ने 53 गेंदों पर नाबाद 71 रन बनाए। और विश्व कप में आज के दूसरे क्वालिफाइंग मैच में यूएई ने नामीबिया को 7 रन से हरा दिया। इस मैच के बाद दोनों टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। यूएई से जीत के लिए मिले 149 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नामीबिया की टीम 8 विकेट पर 141 रन ही बना सकी। नामीबिया के लिए डेविड विसे ने सबसे अधिक 55 रन की पारी खेली। इससे पहले यूएई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 148 रन बनाए। यूएई के लिए सलामी बल्लेबाज मोहम्मद वसीम ने 50 रन की पारी खेली। वहीं कप्तान रिजवान ने नाबाद 43 और हमीद ने नाबाद 25 रन बनाए। और आईसीसी ने महिला टी20 की ताजा रैंकिंग जारी कर दी है। नवीनतम रैंकिंग में भारतीय महिला खिलाड़ियों को फायदा मिला है। नवीनतम रैंकिंग में भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना बल्लेबाजी में दूसरे पायदान पर आ गई हैं, जबकि स्पिन गेंदबाज दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजी में दूसरा स्थान हासिल किया है। आईसीसी ने टी20 के महिला खिलाड़ियों की ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी है। इस नवीनतम रैंकिंग में भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और स्पिन गेंदबाज दीप्ति शर्मा को फायदा हुआ है। ये दोनों खिलाड़ी टी20 में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल कर चुकी हैं। दीप्ति गेंदबाजों में दूसरे पायदान पर आ गई हैं, जबकि स्मृति मंधाना बल्लेबाजों में दूसरे स्थान पर हैं। मंधाना पहले भी टी20 रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रह चुकी हैं। एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए फाइनल मैच में स्मृति ने 25 गेंदों में नाबाद 51 रन बनाए थे और अपनी टीम को श्रीलंका पर 8 विकेट से जीत दिलाई। मंधाना के पास 730 रेटिंग अंक हैं। वे पहले पायदान पर काबिज ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी से 13 अंक पीछे हैं। वहीं एशिया कप के पहले मैच में थाईलैंड के खिलाफ 7 रन देकर 3 विकेट लेने वाली दीप्ति ने फाइनल में भी 4 ओवर में केवल 7 रन दिए, जिसकी बदौलत वो रेटिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गयी। ये उनके टी20 करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। महिला एशिया कप में उन्होंने 13 विकेट अपने नाम किए और टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज रहीं। वे इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन से 14 अंक पीछे हैं। भारत की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ने फाइनल में 5 रन देकर 3 विकेट लिए थे। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। रेणुका को 5 पायदान का फायदा हुआ है और वे भी अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल करते हुए गेंदबाजों में तीसरे स्थान पे पहुंच गई हैं। जबकि स्नेह राणा को भी 5 पायदान का फायदा हुआ है और वो भी करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 10वें स्थान पर पहुंच गई हैं। इस ताजा रैंकिंग में भारत की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा 1 पायदान के फायदे के साथ 7वें और कप्तान हरमनप्रीत कौर 3 पायदान के फायदे के साथ 14वें स्थान पे आ गई हैं। बाएं हाथ की स्पिनर राजेश्वरी गायकवाड़ 15 पायदान के फायदे के साथ गेंदबाजों की सूची में 17वें स्थान पे हैं। इस ताजा रैंकिंग में भारतीय महिला टीम को एशिया कप में उनके प्रदर्शन का इनाम मिला है। गौरतलब है कि भारत ने इस महीने की शुरुआत में एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 7वीं बार खिताब अपने नाम किया था। इस टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम की कई खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसका फायदा उन्हें इस रैंकिंग में मिला है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और क्रिकेट जगत से जुड़ी कुछ अन्य खबरों को जानने के लिए एक नजर डालते हैं इस क्रिकेट रैप पर।
विकेट कीपर एलिसा हेली को ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान बनाया गया है। वो कप्तान मेग लैनिंग का साथ निभाती दिखाई देंगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार की सुबह हेली को उप कप्तान बनाए जाने की घोषणा की। वो राचेल हिल्स का स्थान लेंगी, जिन्होंने पिछले महीने संन्यास ले लिया था। हेली को भले ही अभी टीम का उप कप्तान बनाया गया हो, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आगामी कुछ मैचों में देश की कप्तानी भी करती वो दिखाई दे सकती हैं। नियमित कप्तान लैनिंग फिलहाल व्यक्तिगत कारणों से छुट्टी पर हैं और उनकी दिसंबर में भारत के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में वापसी की उम्मीद की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया को फरवरी में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले T20 विश्व कप से पहले जनवरी में पाकिस्तान के खिलाफ भी सीरीज खेलनी है। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व विकेटकीपर और अतिरिक्त बल्लेबाज जॉश इंग्लिश आगामी T20 विश्व कप की टीम से बाहर हो गए हैं। उन्हें बुधवार को सिडनी में गोल्फ खेलते हुए हाथ में चोट लग गई थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए 9 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले इंग्लिश के शुरुआती एकादश में शामिल होने की संभावना नहीं है। अगर चोट गंभीर साबित होती है तो ऑस्ट्रेलिया ICC की मंजूरी से अपनी 15 खिलाड़ियों के दल में इंग्लिश को रिप्लेस कर सकता है। इंग्लिश UAE में हुए पिछले T20 विश्व कप में भी ऑस्ट्रेलियाई दल का हिस्सा थे। पीठ की चोट के चलते भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला बिग बैश लीग से बाहर हो गई हैं। वो बिग बैश लीग में मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से खेलने वाली थीं। उनके बाहर होने की जानकारी क्लब के जनरल मैनेजर जेम्स रोसेनगार्टन ने दी है। हरमनप्रीत पहले केवल 2 मैचों से बाहर होने वाली थीं, क्योंकि वो भारत की 7वीं एशिया कप जीत में शामिल थीं। रेनेगेड्स के कोच साइमन हेलमॉट को उम्मीद थी कि हरमनप्रीत एशिया कप फाइनल के बाद पूर्ण सीजन के लिए उपलब्ध रहेंगी। उन्हें पिछले हफ्ते इंग्लैंड की बल्लेबाज ईव जोन्स को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम से जोड़ा गया था। हरमनप्रीत पिछले सीजन की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही थी। उन्होंने 130.96 के स्ट्राइक रेट से 406 रन बनाने के साथ साथ 13 मैचों में 15 विकेट लिए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घरेलू व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए वेस्टइंडीज की T20 श्रृंखला के लिए मेजबानी जनवरी 2023 की बजाय 2024 में करने की बात कही है। दोनों बोर्ड 3 मैचों की T20 श्रृंखला को स्थगित करने पर सहमत हैं। इस सीरीज का पहले आयोजन जनवरी 2023 में होना था, लेकिन अब इसे 2024 के पहले 3 महीनों में आयोजित किया जाएगा। 2024 में ICC पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन होना है। ऐसे में इस सीरीज से दोनों टीमों को टूर्नामेंट की तैयारी में मदद मिलेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो खेल समाचार में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए DD न्यूज। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। और प्रधानमंत्री लिज ट्रस, जो कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। And our country has been held back for too long by low economic growth. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. We delivered on energy bills and on cutting national insurance. And we set out a vision for a low-tax, high-growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. This morning I met the chairman of the 1922 committee, Sir Graham Brady. We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. This will ensure that we remain on a path to deliver our fiscal plans and maintain our country's economic stability and national security. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. Thank you. तो आप सुन रहे थे लिज ट्रस, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री को उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बढ़ती महंगाई के बीच, भारी दबाव के बीच उन्होंने इस्तीफा दिया है। आप लिज ट्रस को सुन रहे थे और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री का पद उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन फिलहाल वो प्रधानमंत्री बनी रहेंगी जब तक का दूसरा कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर आसीन नहीं हो जाता है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की में बढ़ती महंगाई और जो तमाम दूसरे मैंडेट थे जिनकी बात करके वो सत्ता में आई थी, वो पूरा नहीं कर सकी, इसलिए वो इस्तीफा दे रही हैं। और ब्रिटेन में महंगाई की मार के बीच लिज ट्रस ने ये इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी दरअसल 45 दिन, केवल 6 हफ्ते प्रधानमंत्री रहने के बाद लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है। इसलिए बेहद अचंभित करने वाली खबर तमाम लोगों के लिए है, ये पूरी दुनिया के लिए भी। और
लिज ट्रस ने अभी अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से कंजर्वेटिव पार्टी ने उनको ये जिम्मेदारी दी थी, अब एक बार फिर से नया नेता चुनने की शुरुआत होगी और उन्हें उम्मीद है कि अगले हफ्ते ही ये काम पूरा हो जाएगा और तब तक वो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के पद पर बनी रहेंगी। तो कुल मिलाकर बेहद महत्वपूर्ण ये खबर इस लिहाज से भी है कि अभी जिस तरह से लिज ट्रस की जो पूरी सरकार है वो टैक्स कटौती को लेकर घिरी हुई थी, महंगाई और टैक्स कटौती को लेकर घुरी हुई थी, और बुधवार को उनके गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने इस्तीफा देने के बाद देश की सियासी जो अफरा तफरी है वो और ज्यादा बढ़ गई थी। और हमारे संवाददाता अमृतपाल इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृतपाल, बहुत बड़ी खबर ये आ रही है, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दिया, अभी हमने उनको सुना। क्या कुछ कारण है 45 दिन के भीतर उनको इस्तीफा देना पड़ा? किस तरह से इस पूरी स्थिति को और इस इस्तीफे को देखते हैं? देखिए, लिज ट्रस, टू बी फेयर, उनको उन्होंने जब चार्ज लिया था 45 दिन पहले, तो बड़ी एक डिफिकल्ट स्थिति थी जिसमें उन्होंने चार्ज लिया था। तो उनके लिए आगे की राह ब्रिटेन की रहबरगिरी करना इतना आसान नहीं था, ये लिज ट्रस को भी क्लियर था। उसके बाद फिर उन्होंने अपना मिनी बजट अनवेल किया और उनको लगा कि इससे वो इकोनॉमिक रिकवरी कर पाएंगी और ये बूस्ट करेगा डिमांड को। वैसा हुआ नहीं। फाइनेंशियल मार्केट्स बड़ी बुरी तरह रिएक्ट की और एकदम सारी मार्केट गिर गई। उसके बाद पाउंड लगातार गिरना शुरू हो गया। यूएस के डॉलर का रीएडजस्टमेंट होना, उस पर काफी करेंसीज पे फर्क पड़ा है दुनिया की, उसमें से एक पाउंड भी था। तो इकोनॉमिक सिचुएशन काफी बिगड़ गई। लिज ट्रस को अपने फाइनेंस मिनिस्टर या चांसलर ऑफ एक्सचेकर का इस्तीफा लेना पड़ा। उनको लगा कि शायद स्थिति इससे लोगों एमपीज का जो गुस्सा है वो ठंडा हो जाएगा। जो उन्होंने मिनी बजट जिसमें उन्होंने टैक्स कट्स प्रपोज किए थे, फिर उनके नए चांसलर ऑफ एक्सचेकर आए या उनके नए वित्त मंत्री आए, उन्होंने सभी जो उन्होंने टैक्स कट्स लगाए थे उनको कंप्लीट रिवर्सल किया। हालांकि क्वासी कारतांग जो उनके पिछले वित्त मंत्री थे, उनके जब इस्तीफे की बात हुई थी उन्होंने कहा था कि ठीक है कुछ टैक्सेस रिवर्स होंगे, पर उससे कॉन्फिडेंस आया नहीं मार्केट में। फिर नए जब वित्त मंत्री आए तो उन्होंने अक्टूबर 17 को तो उन्होंने कहा कि कंप्लीट रिवर्सल होगा ये जो इन्होंने टैक्स कट्स किए थे। कल होम सेक्रेटरी का इस्तीफा हुआ, उनका गृह मंत्री जो उनकी गृह मंत्री थी उनका इस्तीफा हुआ। पॉलिटिकल क्योस इतना बढ़ गया कि हाउस ऑफ कॉमन्स में इनको एक बहुत बराज ऑफ क्रिटिसिज्म करना पड़ा। तो अब लिज ट्रस को ये समझ आ चुका था कि अब कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप रखना, लीड करना बहुत, या यूके का प्राइम मिनिस्टर रहना इनके लिए और भी मुश्किल हो गया है। तो फाइनली उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कुछ देर पहले कि और कहा अपने इस्तीफे में कि ये जो मुझे मैंडेट दी गई थी मैं उस मैंडेट को नहीं निभा पाई। अब जल्द इलेक्शन होगी कंजर्वेटिव पार्टी की और एक सप्ताह के अंदर नया लीडर मिल जाएगा। तो क्लियरली लिज ट्रस के एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, पर स्थिति जिस हिसाब से वो सोचती थी वैसे सुधर नहीं पाई और उनको जाना पड़ा। निखिल जी, निश्चित तौर पर आगे की राह क्या देखते हैं अमृतपाल? आगे चीजें, एक तो कंजर्वेटिव पार्टी को नया लीडर इलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी नया लीडर होगा उसकी एक्सेप्टेबिलिटी उनकी पॉलिटिकल क्लास में होनी चाहिए और उसको ऐसा दिखना चाहिए कि इकोनॉमिक स्थिति वो जल्द सुधार पाएंगे। इस तरह का कॉन्फिडेंस उनको पार्लियामेंट में भी और मार्केट्स में भी, फाइनेंशियल मार्केट्स में भी इंस्पायर करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि इकोनॉमिक स्थिति सिर्फ यूके की ही नहीं खराब, पूरे यूरोप की खराब है। ये जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से सभी को बहुत बड़ा एक उनकी अर्थव्यवस्था को अब विंटर्स अप्रोच कर रही हैं।
गैस एक बड़ा मुद्दा है, वो गैस प्राइसेस मुद्दा है बाकी यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है। आप देखें फ्रांस में मार्चेस हो रही हैं, प्रोटेस्ट मार्चेस हो रही हैं, स्पेन में हो रही हैं, तो पोर्चुगल में हो रही हैं। तो ये स्थिति और जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो जो भी नया प्रधानमंत्री आएगा, कंजर्वेटिव पार्टी का नया लीडर आएगा, उसके लिए भी एक बड़ी मुश्किल स्थिति होगी। पर इन बड़ी बहुत मुश्किल परिस्थितियों में वो चार्ज लेंगे। तो एक हफ्ते का टाइम है। इन्होंने कहा है कि विद इन 1 वीक द सक्सेसर शैल बी इलेक्टेड। तो आगे का वो रहेगा, आगे की राह ये होगी। पर अगर ऐसा अगले प्रधानमंत्री भी कॉन्फिडेंस नहीं इंस्पायर कर पाते तो पॉलिटिकल केओस अपने चरम तक पहुंच जाएगी। फिर लगता है कि अगले कुछ महीनों में हो सकता है यूके इलेक्शंस में जाए। पर अभी के लिए ये है कि कंजर्वेटिव पार्टी अपना लीडर इलेक्ट करेगी और वो नए प्रधानमंत्री के लिए उनको कहा जाएगा कि आप स्वेरिन हो अगले प्रधानमंत्री। लीडर चुनने की क्या प्रक्रिया होगी? पिछले दिनों हमने देखा था 6 हफ्ते पहले जब लिज ट्रस प्रधानमंत्री चुनी गई थी, अमृतपाल, उससे पहले ये प्रक्रिया काफी चली थी और अंत में लिज ट्रस और ऋषि सुनक आमने सामने दिखे थे। आप किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ प्रक्रिया होगी? कौन आगे इसमें दावेदार हो सकते हैं? क्या लग रहा है आपको? देखिए, दावेदार अब इन स्थितियों में कुछ नाम सराउंड्स कर रहे हैं और अब फाइनली कंजर्वेटिव पार्टी की सपोर्ट उनको है कि नहीं, वो देखना होगा। ऋषि सुनक, जैसे आपने कहा कि उनको लग रहा था कि उनके चांसेस काफी अच्छे हैं, पर फाइनली लिज ट्रस को कंजर्वेटिव पार्टी ने बैक किया। अब ये है कि अब फार राइट जो है कंजर्वेटिव का, उसके पार्टी की लीडरशिप को कुछ लीडर्स एक्सेप्टेबल होते हैं, पर फाइनली हाउस ऑफ कॉमन्स को एक जनरल परसेप्शन में मार्केट्स को उनको भी एक्सेप्टेबिलिटी होनी पड़ेगी कि हाँ ये अर्थव्यवस्था को स्टीयर कर सकते हैं। तो अब अगली प्रक्रिया ये है कि जो दावेदार हैं वो अपना नाम उतारेंगे और अगर उनको लगता है कि उनको पार्टी एमपी सपोर्ट करते हैं तो वो उनको अपना लीडर चुनेंगे। निखिल जी, निश्चित तौर पर आपको कुछ ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से चल रही हैं खबरें कि महंगाई और जो टैक्स कटौती को लेकर लिज ट्रस घिरी थी और आपने जिस तरह से विस्तार से जानकारी दी, आगे जो आने वाला इनका उत्तराधिकारी होगा उसके लिए क्या कुछ चैलेंजेस होंगे? यही चैलेंजेस हैं। इकोनॉमिक स्थिति, विंटर्स अप्रोच कर रही हैं, सर्दियां आ रही हैं, गैस प्राइसेस, इन्फ्लेशन अपने चरम पे है, इन्फ्लेशन को रोकना होगा, प्राइसेस स्टेबलाइज करनी होंगी, गैस रिजर्व्स, जनता को ये भरोसा दिलाना होगा कि विंटर में गैस रिजर्व्स भी वो एडिक्वेट हों। और दूसरा, क्योंकि ये रशिया से कम लेते हैं, नॉर्वे कतर से ज्यादा लेते हैं अपने गैस रिजर्व्स, और बड़ी इनकी स्ट्रिंजेंट पोजीशन रही है। कुछ और मुल्कों की जो सदर्न इकोनॉमीज हैं वो तो साफ कहती हैं कि जी हम तो रशियन गैस पे डिपेंडेंट हैं, तो हम जिस तरह का एम्बिशियस टारगेट्स आप ले रहे हैं कि साल के अंत तक हम वीन अवे हो जाएंगे, वैसा हमारे लिए पॉसिबल है नहीं। फूड प्राइसेस को देखना होगा, एसेंशियली एनर्जी प्राइसेस ड्रिवन इन्फ्लेशन है, उसको करना होगा, पाउंड को स्टेबलाइज, स्टर्लिंग पाउंड को स्टेबलाइज करना होगा, और मार्केट्स में और पॉलिटिकल क्लास में एक कॉन्फिडेंस इंस्पायर करना होगा कि हाँ हम अगले नेता को कि हाँ मेरी लीडरशिप इतनी मजबूत या सक्षम है कि मैं इस आर्थिक संकट से उभार सकता हूँ ब्रिटेन को, और उसी से पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस आएगा। अगर वैसा नहीं होता तो पॉलिटिकल क्योस, आप हाउस ऑफ कॉमन्स की डिबेट्स उठा के देख लें, कल का जो क्रिटिसिज्म हुआ है और वोट हुई है उसमें तो इनकी स्थिति टोटली अनटेनेबल हो गई थी। तभी लिज ट्रस को आज लगा कि अब पानी सर के ऊपर निकल गया, बस इस्तीफे के सिवाय कोई ऑप्शन है नहीं। तो जो लीडर अगला लीडर आएगा, उसको यहाँ आएंगी, उनको कॉन्फिडेंस इंस्पायर करना मार्केट्स में और पॉलिटिकल क्लास में कि हाँ इस बुरी स्थिति से हम निपटने में सक्षम हैं, और एकदम टर्न अराउंड तो नहीं, पर हाँ हम अपनी फॉरेन पॉलिसी पर कायम रहेंगे कि हम रशियन ऑयल एंड गैस डिपेंडेंस से
दूर जाएंगे, उसको कम करेंगे, पर साथ ही साथ हम अपनी अर्थव्यवस्था को डूबने नहीं देंगे, पाउंड को स्टेबलाइज करेंगे। जी, एक बात और कि जो पॉलिटिकल टर्बुलेंस इस वक्त ब्रिटेन में जो दिख रहा है, उसका असर यूरोप में या पूरी दुनिया में, यूरोप से बाहर क्या कुछ समझ पाते हैं आप, क्या बताएंगे? लेकिन यूरोप पे तो डायरेक्ट असर है जी। डायरेक्ट असर ये है कि पूरी जंग की वजह से एनर्जी प्राइसेस, एनर्जी रिजर्व्स, अगर विंटर बहुत भयंकर हुई और बहुत ज्यादा सर्दी हुई तो ऑब्वियस है कि हाइक होगी गैस की डिमांड में, तो प्राइसेस और ऊपर जा सकती हैं। तो उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि लगातार प्रोटेस्ट हो रही हैं तमाम यूरोप के देशों में, और उनकी अर्थव्यवस्था पे एक विजिबल इम्पैक्ट दिख रहा है। चाहे वो फूड फर्टिलाइजर ड्रिवन इन्फ्लेशन हो, चाहे वो एनर्जी ड्रिवन इन्फ्लेशन हो, बेसिकली एनर्जी ड्रिवन इन्फ्लेशन है ज्यादातर। तो उसको डील करने के लिए इन्फ्लेशन का अपने चरम पे है। देखिए कई जगहों पे तो 26% इन्फ्लेशन है जी। तो मैं यूरोपियन मुल्कों की बात कर रहा हूँ, 20% इन्फ्लेशन है, 19% इन्फ्लेशन है। तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है और उसका अमृतपाल, अमृतपाल, इस सवाल पर हम आगे भी आपसे बात करेंगे, दुनिया पर क्या कुछ असर होगा इस राजनीतिक घटनाक्रम का ब्रिटेन के, लेकिन फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को एक बार सुनाते हैं, वो वीडियो दिखाते हैं, दरअसल वो दृश्य दिखाते हैं जिसको लिज ट्रस ने अभी जब इस्तीफा दिया है तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent, and our country has been held back for too long by low economic growth. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. अमृत, आपने भी सुना लिज ट्रस का जो पूरा बयान है, आप हमारे साथ बने हैं ना अमृत? जी अमृत, हाँ, आप जिस तरह से चर्चा कर रहे थे इन्फ्लेशन की, कि दुनिया के खासतौर पर यूरोप के देशों में आप एक पूरी लिस्ट बता रहे थे, 19%, 20% से ज़्यादा इन्फ्लेशन कई देशों में है। दुनिया पर क्या कुछ असर होगा, पॉलिटिकल असर क्या कुछ होगा, क्योंकि ब्रिटेन का जो असर है, ब्रिटेन की इकॉनमी की बात कहें या जो ओवरऑल पॉलिटिक्स है, उसका असर पूरी दुनिया पर है? देखिए पॉलिटिकल असर तो साथ वाले देशों में होगा, यूरोप वगैरह में। अगर जिस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो छोटे देश हैं वो, आपकी कई प्रांतें उनसे बड़ी हैं, तो उसका क्लियरली असर होता है। आजकल मीडिया काफी सोशल मीडिया पर तो वो पॉलिटिकल अनरेस्ट स्पार्क कर सकता है। तो पॉलिटिकल खामियाजा जहां पर ऑलरेडी डिसकंटेंट है, लोगों में चिंताएं हैं, इन्फ्लेशन की वजह से गुस्सा है अपनी सरकारों के खिलाफ, तो एक जो जिसको कहते हैं कि रिपल इफेक्ट, वो रिपल इफेक्ट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यूरोप में हो सकता है। इकोनॉमिक फॉल आउट, देखिए जब भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हिलती हैं, क्योंकि इंटरकनेक्टेड इकोनॉमीज हैं, तो उसका फर्क पड़ता है। यूएस फेड रिजर्व क्या करता है, उस पर आपका इतनी दूर बैठे रुपया गिरता है। जहाँ यूएस डॉलर, जैसे वित्त मंत्री ने कहा, ऊपर गया है जी, तो उसका असर पड़ता है। ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन हुई, कहाँ यूक्रेन, कहाँ रशिया, पर श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है। तो कई कंट्रीज में स्टार्वेशन जैसी हालत हो जाती है खाने को लेकर। एनर्जी प्राइसेस क्लियर असर पड़ा है यूरोप पे। तो जब बड़ी चाइना में स्लो डाउन हुआ है तो IMF और वर्ल्ड बैंक रिवाइज करता है पूरी दुनिया के ग्रोथ
ट्रेजेक्ट्री को जी। और कहता है कि ये देश कॉन्ट्रैक्शन में जाएंगे, ये देश स्लो डाउन होंगे। तो देखिए, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जब हिलती हैं तो उसका एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है, और अगर नहीं आर्थिक स्थिति सुधरी ब्रिटेन की और यूरोप की, तो मुश्किलात दुनिया के लिए और बढ़ेंगी आने वाले दिनों में। जी, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से दरअसल ये जो वॉर है यूक्रेन और रूस का, उसका असर यूरोप पर विशेष तौर पर पड़ा है, ब्रिटेन में उसका असर तो अब सीधे तौर पर सामने देखने को मिला। क्या वैसा वर्षा इफेक्ट भी होगा? क्या किसी तरह से दोनों देशों की रणनीति में असर, या जो आपने बताया कि जो इकोनॉमिक इफेक्ट जो दिख रहा है, क्या इसका कोई असर इस वॉर पर भी पड़ेगा ब्रिटेन में इस स्थिति का, या पड़ सकता है? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि क्या यूक्रेन और रशिया पे इसका कोई इम्पैक्ट होगा? जी, एग्जैक्टली जी। देखिए, अब ब्रिटेन में सरकार गिरती है, उस पे तो पुतिन साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जरूर पुतिन साहब ने फैक्टर इन किया। दरअसल मैं ये समझना चाहता हूँ अमृत, कि क्या जो यूक्रेन और उसके फ्रेंडली नेशंस हैं, क्या उनके लिए कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाने जैसी एक स्थिति, नॉट एग्जैक्टली रनिंग फ्रॉम द वॉर, लेकिन फिर भी कहीं एक बैकफुट पर जाने की स्थिति इस पूरे टर्मोइल के बाद? जी बिल्कुल। मैं अगर गरीब होता हूं, तो मैं अगर आपका दोस्त हूं, तो मैं आपकी कितनी मदद कर पाऊंगा? मैं पहले अपना घर देखूंगा ना जी। तो वैसे उसका जिस तरह की अपेक्षाएं यूक्रेन की होंगी, या जिस तरह के प्रोमिसेस वेस्ट ने मिलिट्री असिस्टेंस के, इकोनॉमिक असिस्टेंस के, या उनकी अपेक्षा है, वो तो कम होगा ही। वैसी असिस्टेंस एक सस्टेन लेवल पर देना मुश्किल इन कंट्रीज के लिए और मुश्किल हो जाएगा। मिलिट्री असिस्टेंस तो लगातार जारी है, पर बेसिकली लेड बाय अमेरिका। पर जैसे मैंने कहा कि जब रूस ने ये जंग छेड़ी होगी, उन्होंने ये फैक्टर इन जरूर किया होगा कि यूरोप जाएगा कहाँ। हमारी डिपेंडेंस से रातों रात तो चेंज कर नहीं पाएगा। तो वो वॉर में उनके मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट्स ने ये क्लियरली फैक्टर इन किया होगा कि जब सर्द हवाएं चलेंगी तो इनको हमारा ही वो खरीदना पड़ेगा। कितनी देर नहीं खरीदेंगे, और अगर नहीं खरीदेंगे तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी। तो ये उन्होंने फैक्टर इन जरूर किया होगा, पर अब देखना होगा कि इसकी स्थिति कैसे चेंज होती है, और वॉर पे डायरेक्ट असर। अभी तक तो दोनों देशों का जो रवैया है वो ये है कि हम जंग अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करके ही खत्म करेंगे। रशिया के अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं, यूक्रेन को अपनी साख बचानी है, अपनी टेरिटरी बचानी है, अपना मुल्क बचाना है। तो अभी तक तो उनकी बड़ी स्ट्राइडेंट पोजीशंस हैं, पर जंगें सिर्फ अब इतना इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, जंगें दो मुल्क नहीं लड़ा करते, और बाकी के भी। इट्स नॉट रियली अ वॉर, यूक्रेन रशिया वॉर, इट इज अ वॉर, लेट्स कॉल अ स्पेड, इट्स अ वॉर बिटवीन द वेस्ट एंड रशिया। वेस्ट अगर आज अमेरिका बंद कर दे, कल को जंग, मिलिट्री असिस्टेंस, कल को जंग बंद हो जाएगी। तो पर अभी तक ये है कि स्ट्राइडेंट पोजीशंस हैं। अब ये कितनी देर सस्टेनेबल हैं, ये डिपेंड करेगा कि इकोनॉमिक सिचुएशन कितनी जल्दी अंडर कंट्रोल आती है यूरोपियन मुल्कों में। जी, एक और छोटा सा सवाल अमृत, जिसके बाद मैं इसको रैप अप करूंगा, कि एशिया के मुल्कों पर और खास तौर पर भारत पर इसका किस तरह से असर देख सकते हैं आप, या कोई असर पड़ेगा भी? देखिए, एशिया के मुल्कों में या और मुल्कों में, अफ्रीकन मुल्कों में, या जिनको वर्ल्ड बैंक कैटेगराइज करता है लो इनकम इकोनॉमीज, उन पर तो बहुत ही ज्यादा असर है। ठीक है, कई जगहों पे मतलब फूड क्राइसिस हो गया है। ठीक है, फूड की क्राइसिस, क्योंकि आप जानते हैं रशिया यूक्रेन दोनों ही बड़े फूड सप्लायर्स हैं दुनिया के। तो जब सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई जंग की वजह से, पहली डिसरप्टेड थी कोविड की वजह से, पर कोविड इधर खत्म ही हो रहा था या कम हो रहा था, तो दुनिया जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि was trying to find its feet to get the global supply disruptions back, get the global supply chains back। वो फिर ये जंग छिड़ गई।
तो लो इनकम इकोनॉमीज पर तो बहुत ही फर्क पड़ा है। भारत की आपने बात की, भारत के पास खाना खाने को है, आपके फूड रिजर्व्स हैं, तो आपको डायरेक्ट इतना असर फूड रिजर्व्स पे या फूड इन्फ्लेशन डायरेक्टली इतना नहीं पड़ा। इन्फ्लेशन आपकी भी बढ़ी है, पर जिस तरह का आप सोच रहे थे कि सप्लाई के अब कोविड कम हो गया है, अब सप्लाई चेन्स रिस्टोर होंगी, ट्रेड बढ़ेगा, डिमांड एक्सपोर्ट्स की बढ़ेगी, वैसा क्योंकि अगर उन देशों की इकोनॉमी स्लो डाउन होती हैं तो आपके एक्सपोर्ट डिमांड्स पर भी फर्क पड़ता है। तो कुछ फर्क तो जरूर पड़ा है इस जंग का। और भारत सरकार के जो तमाम नुमाइंदे हैं, वित्त मंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक, ये बात कहते हैं इस बात का कि हाँ, इस जंग का असर पूरे विश्व पर भी हुआ है, पर हम रिलेटिवली इंसुलेटेड हैं। पर जैसे मैंने कहा कि और जो छोटी इकोनॉमीज हैं, जो लो इनकम कंट्रीज हैं, उन पर तो इसका बहुत भारी असर पड़ा। यूरोप पर तो खैर एनर्जी रिसोर्स बड़ा उनकी डिपेंडेंस थी रशियन ऑयल एंड गैस पर, उन पर तो जो असर हमें दिख रहा है और उसके फॉल आउट भी दिख रहे हैं। जी बिल्कुल अमृतपाल, व्यापक असर दिख रहा है पूरी दुनिया में। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है और भारी दबाव के बीच में 6 हफ्ते तक वो महज प्रधानमंत्री रहीं और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।